मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल के लिए तो आपने जो बोला वो बोला, लेकिन पंजाब में आपने बोला हंग असेंबली हो सकती है। अगर हंग असेंबली होती है तो क्या आप अकाली दल के साथ जा सकते हैं? और क्योंकि इस बार 5 कॉर्नर फाइट है, क्योंकि पंजाब के अंदर कई दल हैं, तो आप उसके मद्देनजर क्या आकलन देना चाहिए? अभी तो हाइपोथेटिकल होगा कहना, नतीजे कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। और ये फैसला हम नहीं, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, सभी वरिष्ठ नेता हैं, उन लोग मिलकर के सारी बातों को तय करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पार्टी का विस्तार करना है, और हम बहुत लंबे समय तक समझौते के कारण हमारे पार्टी का विस्तार पंजाब में नहीं हो पाया। हम 117 में से 23 सीटों तक ही सीमित रहे हैं। हमको मौका मिला है, हमने 65 सीटों प्लस पर हम गए हैं, हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि हम विस्तार करें अपने आप को। इसलिए हम कोई समझौते की तरफ जाने के लिए इच्छुक, लेकिन अगर हंग असेंबली रही इच्छुक नहीं होंगे। नतीजे हाइपोथेटिकल, बॉर्डर स्टेट है, नतीजे हाइपोथेटिकल है, 600 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, बिल्कुल, उसकी भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए हमारे नेता सारी चीजों को समझ करके करेंगे, लेकिन इसका आधार तब आएगा जब नतीजे आएंगे। क्या आपको लगता है कि गोवा और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आपका खेल बिगाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, रही नहीं कहीं, नतीजे आपको बता देंगे। देखिए, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करके बड़े बड़े पोस्टर लगाने से लोगों के दिल में नहीं उतरते हैं जी। दिल में उतरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। उत्तराखंड में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और जनता की सेवा की है, इसलिए दोनों जगह हमको आशीर्वाद मिलेगा। जी, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल के अंदर जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर देश के अंदर, और जिस तरह से हमने नॉन इलेक्शन स्टेट्स में भी कई तरह की मूवमेंट्स को देखा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में जो 2024 से पहले ये चुनाव जीतने बड़े महत्वपूर्ण है? देखिए, आपने शुरू में ही कहा ये सेमीफाइनल है जी, और मैं इस शब्दावली का ही विरोधी रहा हूं शुरू से। नो मैच इज सेमीफाइनल एंड नो मैच इज फाइनल। एवरी मैच इज ए डिफरेंट मैच ऑल टुगेदर। इसलिए 2022 भी हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इसका ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए। 2024 अलग ढंग से लड़ेंगे और ढंग से लड़ेंगे, ये भी जीतेंगे वो भी जीतेंगे। क्योंकि और आपको मैं बता दूं, हर स्थिति में हमको उसका ही उत्तर देना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो उत्तर प्रदेश के उत्तर के साथ लड़ रही है। अगर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है तो उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ उसको उत्तर देते हुए चुनाव लड़ रही है। अगर मणिपुर में चुनाव लड़ रही है तो मणिपुर के प्रश्नों का उत्तर देकर के चुनाव लड़ रही है। और ये कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का इम्पैक्ट सारे देश में और सारे प्रदेशों पर है ही है। उसका हम लाभ लेना, उसका उपयोग करना, और वो जनता के दिलो दिमाग में उतरा हुआ है, इसमें दो राय कहाँ है, और उसका उपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी, क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस बार आपको क्यों कॉन्फिडेंस है कि आपकी सरकार रिपीट होगी? आपने तो 3 मुख्यमंत्री बदल दिए वहां पर। हाँ बदले, लेकिन स्थिरता लाई ना, विकास किया ना। आपको 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम सड़क बन रही है ना, बनी है ना, विकास हो रहा है ना। अगर उत्तराखंड में इंस्टीट्यूशंस आई कि नहीं आई? अगर उत्तराखंड में नंबर कम रह जाता है तो क्या अगर रहता ही नहीं है, आ ही रही है, ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। जी, मेरा बिल्कुल हम आखिरी दौर में, महत्वपूर्ण सवाल एक ये है कि देश में इस समय एक तो हिजाब का विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ जिस तरह की एक बयानबाजी चलती है और एक पोलराइजेशन का माहौल देखने को मिलता है, और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हर चुनाव से पहले अगर तालिबान होता है तो तालिबान में भी हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी कुछ दंगे फसाद हुए, और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बोला कि जहां आरएसएस और बीजेपी आती है वहीं ये पूरा गेम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये शब्द आप बोल रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बार बार ये धर्म लाने का काम ये लोग करते हैं। हमारी शब्दावली क्या है? राष्ट्रवाद। देश की मजबूती के प्रश्नों पर हम हमेशा अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहते हैं, और वो किसी धर्म से नहीं जुड़ता है। हम सब धर्मों को सम्मान से इज्जत दे करके करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो व्यक्ति कह रहा हूं मैं, समुदाय नहीं कह रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं, जो व्यक्ति राष्ट्रवाद के विषय के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है
और जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है उसको एक्सपोज करना हमारा काम है। और ये बहुत बारीक बारीक डिफरेंशिएशन होता है। इस बारीकी डिफरेंशिएशन को संभल करके, इसीलिए मैं शब्दों को चयन करते समय बहुत सोच करके बोल रहा हूं। कन्वर्जन को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा मामला एक चल रहा है जिसमें बीजेपी भी वहां पे काफी कुछ बोल चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों के धर्म बारे में, परिवर्तन इन को सब लेकर चीजों के बारे में कानून है, नियम है, न्यायालय है, उनके दृष्टि वहां से के ही बीजेपी चीजों का यूनिट कहता है कि कांग्रेस की सरकार मदद कर रही है। निश्चित रूप से जहां जहां ये सरकार में आते हैं ये इस तरीके की चीजों को हवा तो देते ही हैं, उसके प्रमाण होंगे उनके पास, इसलिए वो कहा होगा उन्होंने। जी, क्योंकि अब मैं आ जाता हूं जो कि यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं, इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली, पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे हैं। देखिए, ये इनका काम ही बयानबाजी करना है। अमित जी, आप मेरे को क्यों इंटरव्यू के अंत में इन लोगों पर कुछ टिप्पणी करवाने की बात करते हैं? इन लोगों ने कोरोना पर क्या कहा था, आज अमेरिका की स्थिति क्या है और यूरोप की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है कोरोना में। मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, लेकिन इनके बयान अगर ढूंढ करके ढूंढें तो हास्यास्पद लगता है। आज भी जो ये बोल रहे हैं, आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आप बताइए जो हमारी नर्सेज फंसी हुई थी बेचारी, उनको निकाल करके लाने का काम किसने किया है? आप बताइए कि कभी भी कहीं भी कोई डिस्ट्रेस आया है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किसने किया है? पर वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। हाँ, तो निभा रही है ना। आपको उससे दिक्कत, आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं, ये आपको दिक्कत हो रही है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आराम से बैठ करके, जैसे आपने मुख्यमंत्री काल में चलाया कि मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हो गया और आप सोए रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कितना नंबर फाइनली आप देख रहे हैं? 300+ केमिस्ट्री, नो न्यूमेरिकल। 300+? हाँ, ये जितने कुछ भी, गुंजाइश नहीं हो सकती? कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने सवाल पूछा आपकी कितनी सीटें आ रही, उन्होंने बोला 403 में से 400। अब भगवान उनको सुबुद्धि दे, मैं तो ही कह सकता हूँ। लेकिन उन्हें तो भगवान कृष्ण के भी सपने आते हैं अब। हाँ, तो आते होंगे, वो व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके आतंकवादी दोस्ती को तो मैं टिप्पणी जरूर करूंगा। जी, चलिए नड्डा जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।